हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, मैं राजेश सर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने हिंदी यूट्यूब चैनल पर आर के परीक्षा गुरु। दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सीरीज और लेक्चर क्लासेस का सिलसिला जारी है। तो मित्रों, अधिक देरी ना करते हुए आज की वीडियो का पहला प्रश्न आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इससे पहले जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके मित्र और अधिक लोग प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। चलिए, आपका वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न देखते हैं, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? प्रश्न नंबर 1 विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर संधि से है। प्रश्न नंबर 2 है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो दूसरे का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 3 है, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या है? मुहावरा है। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या है? तो अवसर का लाभ उठाना, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं पूछा गया है, तो नहीं को ध्यान चुके है और नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं। तो 4 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, दिन होता है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 5 है, सर्वस्व रूप है, सर्वस्व रूप किसमें बनता है? तो 5 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का है। तो प्रश्न नंबर 5 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6, तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ प्लस ऊढ़ा, 7 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कौन सी रचना नहीं है पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, 10 कुमार चरितम दंडी के है, कालिदास की नहीं है, बाकी सब कालिदास की हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कुमार संभवम नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राज तरंगिणी किस कवि की रचना है? तो राज तरंगिणी किस कवि की रचना है? 10 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कल्हड़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। प्रश्न नंबर 11 है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकाव्य महाकवि माघ किन 3 गुणों में विभिन्न विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित की स्वीकार किए जाते हैं? 11 का विकल्प नंबर सी सही जगह, उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य, उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखते हैं, एक तरफ रचनाकार है और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं फटाफट। कालिदास की रचना कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं मालविकाग्निमित्रम। ये हमारा आ का 4 के साथ हो जाएगा। भवभूत की कौन सी रचना है? मालती माधव। दंडी की 10 कुमार चरितम। श्रीहर्ष की नैषधि चरितम। तो इस प्रकार से देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही जाएगा। आ को 4 से मिलान करते हैं, तो आ को 4 से देख लेते हैं और फिर
बा को 1 से देखते हैं तो बा को 1 से देखते हैं, तो बस हमारा इसी में क्लियर हो जाता है। आ को 4 यही सही हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी सही संधि है? 13 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 14 है, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? तो 14 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित पंचमी तत्पुरुष होगा। अगला है प्रश्न नंबर 15 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 15 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अनु प्लस एषण। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। 16 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, चक्रपाणि। प्रश्न नंबर 17 है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर देख लेते हैं, 17 का हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। बी सही हो जाएगा, 17 का बी। अगला है प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो 18 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। 18 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर रिक्त स्थान वृद्धि है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 19 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भ्रष्टाचार, निरंतर भ्रष्टाचार। प्रश्न नंबर 20 है, ई प्रत्यय किस शब्द से में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो 20 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, चमेली। चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में है। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, प्राचीन शब्द का विलोम है। प्राचीन शब्द का विलोम है, 21 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, नवीन। प्रश्न नंबर 22 है, शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप कौन सा है? 22 का विकल्प नंबर ए सही होगा, तादम्य। प्रश्न नंबर 23 है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? 23 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, चक्रपाणि शिव का नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है, कारक के भेद हैं। तो कारक के भेद कितने हैं? 24 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 8। प्रश्न नंबर 25 है, चिंता एक है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द का भरना है, सही शब्द को भरना है। तो चिंता एक क्या है? 25 का विकल्प नंबर डी सही जगह, आधी है। चिंता एक आधी है। प्रश्न नंबर 26 है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा सही हो जाएगा? तो 26 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, आस्तीन का सांप। प्रश्न नंबर 27 है, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? 27 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो 28 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, पूर्वी हिंदी के लिए अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 29 है,
मेघदूत वाक्य मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो 32 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद किया है। प्रश्न नंबर 30 है, गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? तो गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? 30 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, गेहूं। प्रश्न नंबर 31 है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो 31 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, तत् प्लस लीन। प्रश्न नंबर 32 है, लिट लकार का किस काल का बोध है? लिट लकार किस काल का बोधक है? तो लिट लकार भविष्य काल का बोधक है, तो 32 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, भविष्य काल। प्रश्न नंबर 33 है, 33 को देख लेते हैं। यदि अ, ओ, ए, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उनके स्थान में क्रमशः आय, औ, आय, आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? 33 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अयाधि संधि कहलाती है। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो 34 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची कौन सा है? तो 35 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, मराल। प्रश्न नंबर 36 है, ताले के ताले के पानी पताले गए बेटी, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है, और कैसे के रचऊं बिहाव रे, उक्त गीत किस बोली का है? प्रश्न 36 का विकल्प नंबर सही हो जाता है, ए, अवधि। किस बोली का है? अवधि का है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? 37 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, फटाफट। फटाफट देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन नहीं किया भाषा में प्रचलित है? नई भाषा में प्रचलित है, नहीं है, प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो 38 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, कोयल। कोयल का। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? 39 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, पानी। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वाक्य क्या है? तो 40 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, वह आम खाता है। वह आम खाता है। प्रश्न नंबर 41 है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तो 41 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। प्रश्न नंबर 42 है, करुण के रसराजस्व का प्रतिष्ठापक है। 42 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरति दान मधु नीर, और मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। 43 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रूपक। प्रश्न नंबर 44 है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल यों ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे
चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया वहीं संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, में निहित रस बताना है। इसमें से कौन सा रस है ये बताना है। तो विकल्प को देख लेते हैं। 44 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, करोड़ रस। प्रश्न नंबर 45 है, मगही किस उपभाषी की बोली है, उपभाषा की बोली है। तो मगही किस उपभाषा की बोली है। तो 45 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बिहारी। प्रश्न नंबर 46 है, ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर की बोली कौन सी है। 46 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 47 है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो 47 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर 48 है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। कौन सा शब्द देशज नहीं है ये पूछा गया है। तो 48 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, ए कंचन। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 49 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मराठी। प्रश्न नंबर 50 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 50 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सौरसेनी। प्रश्न नंबर 51 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो 51 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, अग्रज। प्रश्न नंबर 52 है, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। तो महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा। 52 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, दुरात्मा। महात्मा का सही विलोम क्या होगा, दुरात्मा। प्रश्न नंबर 53 है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। 53 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 54 है, सॉरी प्लुप्त हो जाएगा। स्वर ध्वनि का जो विकार है 53 का सही डी हो जाएगा, दीर्घ, प्लुप्त और ह्रस्व, उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जीतने की इच्छा हेतु, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जेच्छू। जेच्छू हो जाएगा। 54 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, जेच्छू। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है। 55 का डी सही हो जाएगा, पंकज। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। तो 56 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, सी सुदर्शन। प्रश्न नंबर 57 है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। किस प्रकार के समास शब्दों में समास शैली प्रयुक्त होती है। तो 57 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, विचारात्मक। प्रश्न नंबर 58 है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है। तो भरत मुनि ने। आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 59 है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। 59 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, सी राजा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की मूर्ति कृति नहीं है। कृति नहीं है, कौन सी नहीं है। तो 60 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मेरे राम का मुकुट, ओ सॉरी, रस आखेटक। बी सही जाएगा, रस आखेटक नहीं है, बाकी सब हैं। प्रश्न नंबर 61 है, प्रश्न नंबर 61 है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। 61 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है,
श्रद्धा भक्ति। प्रश्न नंबर 62 है काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणा काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। 65 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आचार्य वामन ने। प्रश्न नंबर 63 है सुखदः सुखदुः खात्म कोरस कहने वाले आचार्य हैं। तो सुखदुः खात्म कोरस कहने वाले आचार्य कौन हैं? 63 का विकल्प नंबर 20 हो जाएगा रामचंद्र गुड़चंद्र। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र गुड़चंद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 64 है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? 64 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है राजशेखर है। प्रश्न नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? 65 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है शैली विज्ञान। प्रश्न नंबर 66 है आचार्य भरत मुनि के काव्य गुणों की संख्या बताई गई है। 66 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 10। प्रश्न नंबर 67 है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रास निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो 67 आसान सा प्रश्न। 67 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है आचार्य भरत मुनि। प्रश्न नंबर 68 है बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो 68 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा विभावना अलंकार है। प्रश्न नंबर 69 है विभत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभस रस का स्थायी भाव क्या है? 69 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 70 है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 69 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है सन 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 71 है नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो 71 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 72 है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो 72 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 73 है हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। तो बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? प्रश्न नंबर 73 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी 1829 में बंगदूत प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 74 है भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? 74 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 75 है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? 75 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 76 है कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक 76 का विकल्प नंबर अमृत राय सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो 77 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 78 है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो व्यंग कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? 78 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए हो जाएगा नेताजी कहीं। प्रश्न नंबर 79 है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो सिंहावलोकन 79 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है यशपाल। प्रश्न नंबर 80 है निम्नलिखित दिए गए सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है और दिए उसमें से उनके रचनाकारों को यहाँ पर चिन्हित करना है नीचे दिए गए कोटों के माध्यम से बताना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो आ को मिलान करते हैं दिव्या यशपाल की है दिव्या यशपाल की है तमस भीष्म साहिनी मैलाचल फड़ीसरनाथ रेणु बलचनामा नागार्जुन। इस प्रकार से देख लेते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा।
आ को 4 से मिलान करते हैं तो पहला ही हमारा समझ में आ गया, तो बी सही हो जाएगा। बी सही जवाब। अगला है 80 का, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, लिखी नहीं है, नहीं लिखी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन सी पुस्तक नहीं लिखे हैं? तो 81 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, नया साहित्य। प्रश्न नंबर 82, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों थोड़ा सा ये पेज धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। चलिए छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन नहीं दिखता है, इतना ही रखेंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले मित्रों। तो यहाँ पर अंक 82 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? 82 का विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा डी, सभी भारतीय भाषाओं से, सभी भारतीय भाषाओं से सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 83 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम इंदु है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, इंदु। प्रश्न नंबर 84 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो प्रश्न नंबर 84 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन, ए। 84 का ए सही जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 85 है, गंग कवि का जन्म स्थान है? 85 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है इटावा। प्रश्न नंबर 86 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसने किसने नाम पर किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 86 का विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 87 है, बिहारी के दोहों की चमत्कारिपूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों के से किसने की है? तो 87 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, पदम सिंह शर्मा ने। प्रश्न नंबर 88 है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो 88 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है डी, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? 89 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है डी, रंगभूमि का। प्रश्न नंबर 90 है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म कहाँ हुआ था? 90 का विकल्प नंबर सी सही जाता है बंगाल में। प्रश्न नंबर 91 है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसकी चरित्र किस विकास से जुड़ा है? तो साकेत की कथा का संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो 91 का विकल्प नंबर बी सही जाता है लक्ष्मण और उर्मिला। प्रश्न नंबर 92 है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्त हेतु लिखा गया काव्य है? तो 92 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, रामलला नाचू, सॉरी हनुमान बाहुक है, सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो सूफी साधना से है, विकल्प नंबर बी सही हो जाता है 93 का बी सही जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, प्रश्न नंबर 94, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो 94 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, भिक्षुक। प्रश्न नंबर 95 है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? तो 95 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है सिख साहित्य। प्रश्न नंबर 96 है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है?
तो 96 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, शरद चंद्र। प्रश्न नंबर 97 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो इसमें से कौन रचनाकार नहीं है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित? थोड़ा सा 97 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 97 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 98 है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है, ये पूछा गया है। तो 98 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 99 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो 99 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, इंसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 100 है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो 100 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, रासो साहित्य का। प्रश्न नंबर 101 है, कैल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? 101 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, गोपी चंद्र। प्रश्न नंबर 102 है, धना धनानंद रीत काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ए सही हो जाता है, 102 का विकल्प नंबर। धनानंद रीत मुक्त के हैं, सॉरी, धनानंद रीत मुक्त के हैं, आलमबोधा घनानंद रीत मुक्त के हैं। प्रश्न नंबर 103 है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? 103 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध। प्रश्न नंबर 104 है, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? तो 104 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, राम सीता संवाद नहीं है। प्रश्न नंबर 105 है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? 105 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, मैत्री पुष्पा। प्रश्न नंबर 106 है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया, रघुवीर सहाय। विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 107 है, हिंदी के प्रथम पत्र उपनूतन मार्तंड के संपादक थे, तो कौन थे, पूछा गया है, बाबू जुगल किशोर। 107 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 108 है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, आचार्य केशव। प्रश्न नंबर 109 है, रीत काल को अलंकृत काल कहा है? रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो अलंकृत काल कहने वाले मिश्रबंधु। 109 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, मिश्रबंधु हैं। प्रश्न नंबर 110 है, हिंदी केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? तो केशव का कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? 110 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, सी सही हो जाता है, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 111 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? 111 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 112 है, जगदीश गुप्त को 1947 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? 112 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, भारतीय सम्मान से। प्रश्न नंबर 113 है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो 113 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, संपूर्ण रचना कर्म पर हुआ था। प्रश्न नंबर 114 है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो काव्य संग्रह अज्ञेय का कौन सा नहीं है? 114 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर सहाय की है। अगला है प्रश्न नंबर 115, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है?
तो 115 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 116 है, 116 है, किस कवि की रचनाओं में 116, तो किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो 116 का सी हो जाएगा मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 117 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। प्रश्न नंबर 118 है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 118 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो 119 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, रहीमदास, घनानंद दास, रसलीन ठाकुर। अगला है प्रश्न नंबर 120 है, 120 है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? 120 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, राधिका रमण। 120 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो 121 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कुमार रासो। प्रश्न नंबर 22 है, 122 है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? स्वामी हरदास नहीं है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो 123 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान। प्रश्न नंबर 124 है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? तो 124 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। प्रश्न नंबर 125 और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, पीजीटी का। तो 125 का देख लेते हैं, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति में सही लेखक कौन है? इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? तो 125 का सी रहेगा, रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से दोस्तों 125 यूपी पीजीटी सन 2009 परीक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दें, और जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।